आज के इस वीडियो लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज हमने कोशिश की हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको हम किस तरह से सिंपल एंड इजी ट्रिक्स के ज़रिए किस तरह से मेमोराइज कर पाएंगे ताकि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सेगमेंट को लिया हुआ है जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और एक सिंपल ट्रिक के ज़रिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे। कि आइए हम स्टार्ट करते हैं। सभी हम जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो जाती है। इसका मतलब हुआ इंडिया का जो लॉ बुक है 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट किया गया और इस 26 नवंबर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 26 नवंबर हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और यही 26 नवंबर जो है इसे हर साल नेशनल लॉ डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाती है और 26 नवंबर को हर साल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे के नाम से मनाया जाता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर यह काम ख़त्म नहीं होता है। 26 जनवरी 1950 को सही तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसका इफेक्ट दिया गया। इसका मतलब हुआ 26 जन 1950 को इंडिया की जो गवर्नेंस है वो एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया। यही दिन 26 जनवरी 1950 ही क्यों रखा गया? बिकॉज 26 जनवरी की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था इन्होंने लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान जबकि प्रेसिडेंट उस वक्त जो कांग्रेस के थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसे हम पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन था इस रेजोल्यूशन में 26 जनवरी 1930 पहला हिस्टोरिकल नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया में और इसी डे की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को याद करते हुए 26 जनवरी को ही चूज़ किया जाता है इंडिया में रिपब्लिक डे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 26 जनवरी है ये हर साल इंडिया में रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाता है 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट लगता है 26 जन 1950, उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे। दीज आर्टिकल्स वर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। सिंस 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India had underwent continuous change and presently the Constitution of India consists of about 448 articles divided into 25 parts, 12 schedules, and since 1950 Constitution of India has underwent continuous change and it had witnessed 104 amendments since 1950. So we must say that Indian Constitution presently consists of 440 articles, 25 parts and 2 appendices, 12 schedules and 104 amendments. And no constitution in the world has so many articles, so many schedules or so many parts. Thus we can say that Constitution of India is considered as the lengthiest of all the written constitutions of the world. India की जो constitution है इसे lengthiest written constitution के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो schedules of Indian Constitution है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो schedules हैं ये originally 8 schedules Indian Constitution में रखे गए थे और उसके बाद 12 डिफरेंट स्केड्यूल्स ऐड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए हम पहले एक एक करके इन स्केड्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। First schedule of Indian Constitution, it deals with the list of the states and the union territories. That means कि जो Indian states and union territories हैं उसके साथ first schedule deal करता है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे first schedule deals with the Indian territories. Second schedule, it deals with the allowances, privileges and emoluments of the president, governor, supreme court judges and high court judges. तो second schedule में हम याद रखेंगे कि second
शेड्यूल डील करता है एमोलमेंट्स के साथ। थर्ड शेड्यूल इट डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। जो भी गवर्नर हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पर अपॉइंट किए जाते हैं इंडिया में, उनका जो ओथ एंड एफर्मेशन है वो थर्ड शेड्यूल में दिया जाता है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे द थर्ड शेड्यूल डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल इट डील्स with the representation of states and union territories in the Rajya Sabha, allocation of seats for states and union territories in the Rajya Sabha। इसी तरह से जो फिफ्थ शेड्यूल है इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और सिक्स्थ शेड्यूल हम याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो सिक्स्थ शेड्यूल को हम याद रखेंगे अदर शेड्यूल्ड एरियाज। सेवंथ शेड्यूल इट डील्स विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वायर इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वायर इन पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाया 3 lists, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सेवंथ शेड्यूल को हम फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से याद रखते हैं। Eighth schedule deals with the official languages. Originally 14 official languages were in the 8th schedule. Since 1950 the official languages had increased and presently there are 22 official languages in the 8th schedule of the constitution. So we can see 8th schedule deals with the official languages. Ninth schedule is the new schedule added by First Amendment Act of 1951. It deals with the land reforms and the abolition of the Zamindari system. So we must say that ninth schedule deals with the land reform and abolition of Zamindari system. Tenth schedule is the new schedule. 10th schedule was added by 52nd Amendment Act of 1985. It deals with provisions relating to disqualification of the members on the grounds of defection. When one political member joins another political party, that is called a defection in the Indian political system. An anti-defection law was passed for that purpose to prevent this political system. So finally, defection is dealt by 10th schedule of the Indian Constitution. 11th schedule of the Indian Constitution, it deals with the panchayats and it was added by the 73rd Amendment Act of 1992. Via 73rd Amendment Act of 1992 to implement democracy at the grassroots level, panchayat as the ruler local self-government was added by the 73rd Amendment Act of 1992. So we must say at 11th schedule deals with the panchayats. 12th schedule, it also added by the 74th Amendment Act of 1992. It deals with the urban local self-government. So in this way we tried to memorize, we tried to recap all the 12 schedules of the Indian Constitution. Now it is a time for our most serious concern of this video lecture, that is the trick, the simple trick wherein we can easily memorize all the 12 schedules of the Indian Constitution, or we can easily keep in mind these 12 schedules of Indian Constitution via simple trick. So for this, the simple trick is tears of old Prime Minister. These tears of old Prime Minister, these are 12 letters, and in these 12 letters we will try to understand, we will try to keep in mind all the 12 schedules of Indian Constitution one by one. So let us we get started. एंड आई गारंटी यू एंड आई प्रॉमिस विद यू कि इस ट्रिक को याद करने के बाद कभी भी आप 12th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं इन्हें आप कभी नहीं भूल पाओगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। तो पहले हम जो टीयर्स हैं इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरीज। इट मीन्स territories of the Indian states and union territories. First schedule deals with the territories. Second schedule, it deals with the emoluments. E stands for emoluments. Emoluments of president, vice president, governor, chief minister या अदर जो constitutional positions इंडिया में अपॉइंट किए जाते हैं उनका जो emoluments हैं वो सेकंड schedule में दिया गया है।
Third schedule deals with oath and affirmation. A stands for affirmation. Oath and affirmation to all the constitutional heads जो इंडिया में अपॉइंट किए जाते हैं वो थर्ड स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. और फोर्थ स्केड्यूल ऑल स्टैंड्स फॉर अ राज्य सभा. इट मीन्स एलोकेशन ऑफ सीट्स from states and union territories to Rajya Sabha. R stands for Rajya Sabha and S stands for scheduled areas. It means the different scheduled areas. So S stands for scheduled areas. इस तरह से जो tiers की ट्रिक है इसको यहाँ पर हमने समझा कि T stands for territories of India, A stands for involvement to different constitutional posts in India, A stands for affirmation, oath and affirmation to different constitutional posts in India, R stands for allocation of seats from states and union territories to Rajya Sabha, S stands for scheduled areas. O stands for other scheduled areas. There are other scheduled areas in the 6th schedule of the Indian Constitution, so it may be denoted by the alphabet O. O stands for other scheduled areas. F stands for federal structure. 7th schedule of Indian Constitution deals with union list, state list and concurrent list, means powers are divided between the center and the state, so we can say F stands for federal structure and 7th schedule of Indian Constitution deals with the federal structure. 8th schedule of Indian Constitution, it deals with official languages. O stands for official. And 9th schedule, which has been added by the First Amendment Act of 1951, it deals with the land reformers. L stands for land reformers. 10th schedule, it was added by 52nd Amendment Act of 1985 to prevent defection. D stands for defection law. 10th schedule deals with defection. D stands for defection. In this way we learned tiers of old. We learned 10 schedules of the Indian Constitution. Now PM, the 2 remaining schedules are left. P stands for panchayats, that is added by the 73rd Amendment Act of 1992 with effect from 1993. M stands for municipalities, that is the urban local self-government added by the 74th Amendment Act of 1992 with effect from 1993. In this way we tried to memorize, we tried to learn all the 12 schedules of the Indian Constitution. और इस ट्रिक को सही तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आई गारंटी यू कि कभी भी आप जो स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इनको आप नहीं भूल पाएंगे. तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझा. होप कि आपने सही तरह से एंजॉय किया होगा इस वीडियो लेक्चर में और इस ट्रिक को आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहाँ पर ये जो आज की ट्रिक है ज़रूर आपकी मदद करने वाली है. इन केस अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन व्हेन एवर वी अपलोड ए वीडियो. सो आज के लिए बस इतना ही. दूसरे वीडियो लेक्चर में एक दूसरी ट्रिक के साथ एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम आपके सामने लेकर आएंगे. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़. अफ़ी अमानिल्लाह.